एक तरफ देश भर में फ्लाइट प्राइसेस आसमान छू रहे हैं और दूसरी तरफ इंडिगो के अलावा बाकी सारे एयरलाइंस बहुत बड़े घाटे में हैं। और यहाँ पर इंडिया के अंदर एयरलाइन बिजनेस चलाना कोई आसान बात नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए और बहुत सारे लोग दफन हो गए यहाँ की धरती पर। कमाल की बात तो ये है कि अभी से 1 महीने बाद की अगर मैं बैंगलोर से दिल्ली की फ्लाइट देखता हूँ तो वो मुझे 7,500 के अराउंड पड़ जाती है। वहीं पर अगर मैं 2400 रुपए और दे दूं तो मैं बेंगलुरु से दुबई तक जा सकता हूँ, यानी कि इतनी दूर ट्रैवल कर सकता हूँ इतने कम पैसों में। मजे की बात तो यहाँ पर यह है कि मैं बेंगलोर से अगर लखनऊ की भी टिकट करूँ उसके लिए भी मुझे यहाँ पर 9,000 रुपए खर्च करने पड़ जाएंगे। और यहीं पर अगर सपोज मैं कानपुर की फ्लाइट लेता हूँ तो मुझे यहाँ पर अराउंड 11,000 रुपए खर्च करने पड़ जाएंगे। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर पिछले 5 सालों में इंडिया के अंदर डोमेस्टिक फेयर 43% से इंक्रीज हुए हैं। और अगर यहाँ पर आप भी फ्लाइट से ट्रैवल करते होंगे तो आपने ये सब चीजें नोटिस जरूर की होंगी रेगुलर बेसिस पर। राघव चड्ढा जी ने इसी पॉइंट को सभा में हाईलाइट भी किया था। सर, सरकार ने कहा कि मालदीव्स मत जाओ, लक्षद्वीप जाओ छुट्टी मनाने। मैं आपको आज का रेट बता रहा हूं सर, अगर आज मुझे दिल्ली से मालदीव जाना हो तो 17,000 रुपए की फ्लाइट है, लेकिन दिल्ली से लक्षद्वीप जाना हो तो 25,000 रुपए की फ्लाइट है सर। तो बताइए हम मालदीव जाएं कि लक्षद्वीप जाएं? सबसे पहले यहाँ पर सिंपल बेंगलोर टू मुंबई का टिकट उठा लेते हैं। ये टिकट आपको 4,600 के अराउंड मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपको लग रहा होगा कि आप अगर अपने सिर्फ फ्लाइट का खर्चा दे रहे हो तो ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। एक बार यहाँ पर आपके टिकट को बहुत ही ध्यान से देखते हैं। टिकट का यहाँ पर प्राइस है 4,642 रुपीज। इसमें यहाँ पर जो बेस एयर फेयर है वो है 3,478 रुपीज। ये वही अमाउंट है जो सीधा एयरलाइन के खाते में चला जाता है, यानी कि आपके टिकट का 75% पैसा सीधा एयरलाइन के पास चले जाता है। इसके बाद बेस एयर फेयर में यहाँ पर 5% का जीएसटी लगता है। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी जो कि हो जाता है यहाँ पर 179 रुपीज। अगेन माय डियर फ्रेंड, अमृतकाल ऑफ मोदी जी। इसके बाद आता है क्यूट चार्ज जो की है 50 रुपीज। इसका नाम यहाँ पर फनी है लेकिन इसका फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ ताकि आप ज्यादा हंसो मत। कॉमन यूजर टर्मिनल फी। एयरपोर्ट्स पे आप यहाँ पर जो मेटल डिटेक्टर्स देखते हो ना या फिर जो एस्केलेटर ये देखते हो ना, उसका यूज करने का ये फीस चार्ज करते हैं ये लोग। इसके बाद आता है RCC यानी कि रीजनल कनेक्टिविटी चार्ज। यहाँ पर ये भी 50 रुपीज का चार्ज है। लेकिन इसके पीछे की यहाँ पर जो कहानी है ना वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये फीस आपसे लीक हो जाती है, उसकी कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर 15 जून 2015 में हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने उड़ान प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था भारत देश में, यानी कि पूरे देश का आम नागरिक। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि छोटे शहरों में सरकार एयरपोर्ट बनाएंगी और यहाँ पर सब्सिडाइज टिकट प्राइसेस रखेंगी, जिससे फायदा ये होगा कि देश का जो आम नागरिक है वो भी फ्लाइट्स में ट्रैवल कर पाएगा। अब यहाँ पे नए एयरपोर्ट बनाने में और सब्सिडाइज टिकट बनाने में सरकार का काफी ज्यादा खर्चा भी होता है। तो यहाँ पर सरकार ने ये कहा कि इस देश में जितनी भी एयरलाइंस है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंडिगो, एयर इंडिया, आकाशा एयर, विस्तारा, उसके ऊपर हम क्या करेंगे ना, एक्स्ट्रा सेस लगा देंगे। अब जब इन सारे के सारे एयरलाइंस को ये एक्स्ट्रा सेस देना पड़ा तो उन्होंने इस एक्स्ट्रा बढ़े हुए चार्जेस को यानी कि टैक्सेस को कस्टमर से वसूलना चालू कर दिया। अब यहाँ पर ये रीजनल कनेक्टिविटी चार्ज के तौर पर 50 रुपीज एक्स्ट्रा यहाँ पर देने पड़ जाते हैं अपनी जेब से। इसके बाद यहाँ पर आता है एविएशन सिक्योरिटी फी जो की है लगभग 236 रुपीज की। ये जाता है सीधा CISF के लोगों को, जो सिक्योरिटी वाले लोगों को आप एयरपोर्ट पर देखा करते हो उनके खाते में, यानी कि ये उन बेचारों का चार्जेस होता है। लेकिन यहीं पर कई सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे ये रिएक्ट किया है कि आप सिक्योरिटी के एक्स्ट्रा चार्ज लेते हो, मेटल डिटेक्टर का एक्स्ट्रा चार्ज लेते हो, यहाँ तक कि जो सरकार की उड़ान स्कीम है ना उसके ऊपर भी आप एक्स्ट्रा चार्ज कंसीड कर रहे हो। तो यहाँ पर ये कहना है कि ये GST जो ले रहे हो ना ये क्यों ले रहे हो, आखिर ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है। यानी कि यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज लेने के आखिर सेंस क्या बनता है। और यहाँ पर लास्टली आता है यूजर डेवलपमेंट फीस यानी कि UDF। यहाँ पर इस टिकट के मुताबिक है 649 रुपीज का, यानी कि आसान भाषा में अगर समझाने की कोशिश करो तो सीधा सीधा जाता है एयरपोर्ट को। अब यहाँ पर ये देखने की कोशिश करो, ये एक्स्ट्रा चार्ज मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। जब भी यहाँ पर कोई भी एयरप्लेन किसी भी एयरपोर्ट में लैंड करता है ना, वहाँ पर वो एयरपोर्ट को लैंडिंग चार्जेस प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल, इसको यूज करने के यहाँ पर अलग चार्जेस लिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये तो सवाल है ना कि एयरपोर्ट इन दोनों चीजों से अच्छा खासा कमा लेता है। लेकिन यहाँ पर सोच के देखो कि भले ही इन सब चीजों को एयरलाइंस पे किया करती या फिर वो कंपनियां पे किया करती है जिनकी वो एयरक्राफ्ट है, और अल्टीमेटली आपसे जो बेस फेयर लिया जा रहा है वहाँ पर उसी से तो उनका पैसा निकल रहा है ना। यानी कि एक तरीके से ये सारे के सारे चार्जेस आप ही अपने जेब से पे कर रहे हो। तो फिर यहाँ पर ये UDF यानी कि यूजर डेवलपमेंट फी आप यहाँ पर एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हो अपने जेब से, और आखिर ये एयरपोर्ट्स आपसे ले क्यों रहे हैं। और यहाँ पर सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इस UDF को बहुत ही तेजी से बढ़ाया जा रहा
रहा है। बेंगलुरु एयरपोर्ट में कभी UDF 184 रुपीज का हुआ करता था और आज के टाइम पर ये सेम टू सेम चीज 550 रुपीज की हो चुकी है। जयपुर में एक टाइम पर यही फीस 394 रुपीज की हुआ करती थी और आज की डेट की अगर बात की जाए तो ये बढ़कर 875 रुपीज की हो चुकी है पर पैसेंजर। लखनऊ एयरपोर्ट का 163 रुपीज था जो कि अब बढ़कर हो चुका है 750 रुपीज पर इंडिविजुअल। तिरुवनंतपुरम की आज बात की जाए तो ये एक समय पर था 506 रुपीज और आज ये बढ़कर हो चुका है 770 रुपीज का। अहमदाबाद एयरपोर्ट में एक टाइम पर ये चार्जेस हुआ करते थे 85 रुपीज के आसपास और आज इसको बढ़ाकर 450 रुपीज कर दिया गया है। आपने ये भी देखा होगा कि सरकार मेजोरिटी ऑफ द एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज कर रही है और जब सरकार को किसी भी एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज करना होता है तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक टेंडर निकालती है और फिर सारे के सारे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो चाहते हैं उस टेंडर पर एग्जीक्यूट करना यानी कि उस पर बिड लगाना, वो यहाँ पर आके उस पर बिड करते हैं। यानी कि वो यूँ बताया करते हैं कि वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पर पैसेंजर सबसे ज्यादा अमाउंट में पैसा कितना दे पाएंगे आखिर एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अहमदाबाद एयरपोर्ट की जब बिडिंग हुई तो सारी की सारी कंपनीज ने यहाँ पर इस एयरपोर्ट के लिए बिड किया, जिसमें अदानी इंटरप्राइजेस ने कहा कि वो हर पैसेंजर के पीछे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 177 रुपीज पर पैसेंजर पे किया करेंगे और ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट बिड थी उस पूरे के पूरे कॉलम में, यानी कि पूरे के पूरे लिस्ट में जितने भी लोग वहाँ पर आए हुए थे उन सब में ऊपर। जयपुर एयरपोर्ट का भी यही हाल होता है, वहाँ पर भी अदानी का बिड सबसे हाई होता है। लखनऊ में भी एग्जैक्टली अडानी, तिरुवनंतपुरम में एग्जैक्टली वही सेम टू सेम पिछले 3 बार की तरह अडानी वंस अगेन। यहाँ पर सभी जगह में अडानी पर पैसेंजर सबसे ज्यादा बिड करके एयरपोर्ट का सारा कॉन्ट्रैक्ट जीत जाते हैं और यहाँ पर अगेन आप समझ सकते हो अमृत काल आ चुका है और अच्छे दिन हमारे आ चुके हैं। अब कनेक्शन तो आप समझ ही गए होंगे, नाम लेने की मुझे जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये सारे के सारे हाई फीसेस जो अथॉरिटी को मिल रही है ये आखिर आ कहाँ से रही है, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आ जाता है। ऐसा माना जाता है ये सारे के सारे फीस जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जो आप दे रहे हो ये सारे के सारे एयरपोर्ट पैसेंजर यानी कि आपसे ही वसूला करते हैं दोस्तों। इसीलिए यहाँ पर UDF को बहुत ही तेजी से बढ़ाया जा रहा है क्योंकि उसी के नाम से आपसे पैसे वसूले जाते हैं। यहाँ पर आप खुद ही सोचो, यहाँ पर अहमदाबाद में अगर UDF 400 रुपए से इंक्रीज हो जाता है, यहाँ पर अहमदाबाद से निकलने वाली हर एक फ्लाइट 400 रुपए से महंगे हो जाएगी। यहाँ पे आपने एक चीज पर ध्यान दी है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि जो गवर्नमेंट बॉडी है वो आपकी GST के पैसे से तो कमाती ही है यहाँ पर, लेकिन जैसे ही यहाँ पर अगर आप एयरपोर्ट पे कदम रखते हो एयरपोर्ट को यहाँ पर सरकार की जेब में पैसे डालने होते हैं, वही पैसे UDF के नाम पे एयरपोर्ट वाले आपसे वसूलते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया था जो आपकी टिकट है ना उसमें से 75% बेस एयर फेयर होता है और बाकी के 25% बाकी के चार्जेस वगैरह मिलाकर होते हैं। यहाँ पर हमने इस पार्ट के बारे में तो बात कर ली, तो चलो अब जरा यहाँ पर बेस एयर फेयर के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा खर्चा यहाँ पर जो एक फ्लाइट का होता है उसका होता है उसके जेट फ्यूल का यानी कि ईंधन का, जिसको बोला जाता है ATF यानी कि इसका फुल फॉर्म है एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जो कि आपका यहाँ पर बेस फेयर है ना 3478 रुपीज। इसका लगभग 30% यानी कि अराउंड 1100 रुपीज सिर्फ और सिर्फ जेट फ्यूल में चला जाता है। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि सरकार ने जेट फ्यूल को GST से बाहर रखा हुआ है एकदम से, तो यहाँ पर हर एक स्टेट अपने हिसाब से इन पर टैक्स लगाया करती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिल्ली और महाराष्ट्र में 25% का पैट लगता है और इसके अलावा 11% की सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगा करती है। तो जो टोटल टैक्स है ना जो आपका टैक्स फ्यूल पे लग रहा है वो यहाँ पर 35% से भी ऊपर हो जाता है और ये सारे के सारे जो टैक्स है ना सब चीजों को मिला के वो आपको दर्शाती है आपके बेस फेयर में, यानी कि आपके बेस फेयर में दर्शाई जाती है इस चीज को। आप सारे के सारे यहाँ पर एयरलाइंस ये चाहते हैं कि जेट फ्यूल्स जो है ना वो GST के अंदर दिखे आपको, लेकिन सरकार यहाँ पर बार बार इस चीज में मना कर देती है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग यानी कि बेवकूफ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि फ्लाइट इसलिए महंगी हो रही है क्योंकि जेट फ्यूल भी महंगा हो रहा है, तो उन लोगों को यहाँ पर जेट फ्यूल का यहाँ पर प्राइस चार्ट दिखाना चाहता हूँ मैं। यहाँ पर बीच में एक ऐसा वक्त आया था जहाँ पर जेट फ्यूल का प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया था, लेकिन अभी के टाइम पर ये 2019 के लेवल पर आ चुका है। तो आज भी जेट के प्राइसेस आखिर इतने ज्यादा महंगे क्यों है आखिर? इसके अलावा एयरपोर्ट का जो आप फेयर दे रहे हो ना उसमें एक मेजर कॉस्ट कटिंग किसका होता है मालूम? यानी कि मेजर एक हिस्सा किसका होता है? एयरपोर्ट की मेंटेनेंस फीस का। यानी कि जिस प्लेन में आप जा रहे हो ना उसका मेंटेनेंस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, उस मेंटेनेंस के ऊपर आधा से ज्यादा खर्चा होता है और उसी मेंटेनेंस पर सरकार यहाँ पर लगाती है GST। पहले क्या होता था, किसी पार्ट में 5% GST लगता था, किसी में 18% या फिर किसी में 28% और बहुत ही ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड हुआ करते थे। कई केसेस में तो इंडिया की एयरलाइंस बाहर से मेंटेनेंस करवाया करती थी क्योंकि उनको इंडिया के अंदर मेंटेनेंस करवाना बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ जाता था। अब यहाँ पर एक चीज जो सरकार ने अच्छी करी है वो ये कि अब एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस पे, एयरक्राफ्ट के पार्ट्स पे, इंजन पार्ट्स पे सीधा फ्लैट 5% का GST लगता है, तो ये काफी ज्यादा सिंपल हो चुका है सबके लिए। और यहाँ पर जो मैंने सरकारी इनएफिशिएंसीज के बारे में बात करी और यहाँ पर मैंने UDF की जो एग्जैक्टली बात करी, इसके अलावा एक और रीजन है जिसकी वजह से आपकी फ्लाइट की टिकट बहुत ही महंगी पड़ा करती है। गो फर्स्ट एयरलाइंस आपको याद है 2023 के जनवरी में 10.5 लाख
लोगों ने गो फास्ट एयरलाइन से ट्रैवल किया था। इसके पास पूरे एयरलाइन इंडस्ट्री का 8.4% का मार्केट शेयर था और ये कोई छोटा अमाउंट नहीं। और मई 2023 में यानी कि महज 3 महीनों के अंतर्गत गो फर्स्ट एयरलाइन ने बैंकरप्सी फाइल कर दी। महज 3 महीनों में? जी हाँ, महज 3 महीनों में ये एयरलाइन बंद हो गई। जब भी कोई बड़ी एयरलाइन ऐसी बंद हो जाती है जबकि उसका इतना बड़ा मार्केट शेयर हो, तो एकदम से यहाँ पर पैसेंजर दूसरे एयरलाइन में शिफ्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर इंडिगो, विस्तारा, एयर इंडिया, इन सारे के पास उतने ही नंबर में एरोप्लेन्स मौजूद हैं और ओवरनाइट यहाँ पर वो बढ़े भी नहीं है और इनको यहाँ पर प्लेन्स को खरीदने में सालों लग जाते हैं। तो यहाँ पर आपने एक बात नोटिस की, डिमांड भी ज्यादा हो गई और यहाँ पर सप्लाई उतनी की उतनी रह गई। ऐसे में जो यहाँ पर फ्लाइट के प्राइसेस है ना वो बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर इंडिगो ने एयरबस के पास 500 A320 फैमिली एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है, जो कि अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्डर माना जा रहा है अभी के टाइम पर। एयर इंडिया ने यहाँ पर 250 एयरबस का और 220 बोइंग के प्लेन्स खरीदने का ऑर्डर दिया है। और ये लोग ये भी जानते हैं कि डिमांड बहुत ही तेजी से बढ़ भी रही है। अब यहाँ पर एयरलाइंस की खास बात तो ये है कि इन्होंने ऑर्डर 2023 में दिया है, लेकिन इनको यहाँ पर इन प्लेन्स की डिलीवरी कब मिलेगी मालूम है आपको? 2030 के बाद, यानी कि 2031 के आसपास। और आपको मैं बता दूं, प्लेन खरीदना कोई आसान बात नहीं है और आपके पास बहुत सारे टाइम लगेगा जाते हैं जब आप ऑर्डर देते हो और उसके बाद आपको कब ऑर्डर मिलते हैं। इन दोनों के बीच बहुत ज्यादा टाइम लैप्स होता है या दोस्तों, बहुत बड़ा टाइम गैप होता है। और हमें इस चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना होगा कि हमारी एविएशन इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो भी कर रही है। 2014 में हमारे पास महज 74 एयरपोर्ट्स मौजूद थे भारत देश में और 2024 के अगर आंकड़े की बात की जाए तो ये बढ़कर हो चुके हैं 157, यानी कि 157। यानी कि यहाँ पर एयरलाइन कैपेसिटी बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। लेकिन हमारे ऊपर यहाँ पर एक सवाल उठता है, एक क्वेश्चन मार्क उठता है। हम अगर इसमें एफिशिएंसी डाल के, बहुत सारी इनएफिशिएंसी डाल के, उसमें जीएसटी, वैट, सीएस वगैरह वगैरह बढ़ाकर अगर बहुत सारे टैक्सेस हम उसमें डाल देंगे तो क्या ये हमारे लिए सच में फायदेमंद है, हाँ या फिर नहीं? अब इस बात को थोड़ा सा आगे आपकी राय में समझते हैं। नीचे हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा इस पूरे सिनेरियो के ऊपर कि आपकी क्या राय है यहाँ पर। आज के लिए इतना ही। अगर ऐसी वीडियो और आप चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा दो ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक और लाता रहूं। धन्यवाद।